वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। बड़ी ईद है तो बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ मैं इस बात पे कि दिल थोड़ा सा बड़ा करें और कुर्बानी आपने इस ईद पे देनी है, ना कि बकरे की बल्कि अपनी अना की। जी हाँ, कुर्बानी दे अपनी अना की और मिले जाकर उन लोगों से जो आपसे नाराज़ है, जिनसे आप नाराज़ है, वजह जो भी है। मेरे ख्याल से अब तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होगी, ज़िंदगी पॉज हो गई है। हम हमेशा से कहते हैं लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। लेकिन येस, कोविड-19 ने ये चीज़ हमें रियलाइज़ कराई है कि ज़िंदगी पॉज भी हो सकती है, ज़िंदगी रुक भी सकती है। तो अब कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो आपसे नाराज़ है या आप उनसे नाराज़ है, ईद से बेहतरीन मौका नहीं है कि आप जाएं और जाके उन्हें मना लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर सी है। तो हम मेरे ख्याल से बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं और आप भी इस ट्रांसमिशन को बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। जो मज़ीद गेस्ट हमारे साथ आज की ट्रांसमिशन के बगैर हिस्से में मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। लेकिन उनका तारुफ करंट अफेयर के शोज़ में, एंटरटेनमेंट में, बुक्स में और ड्रामास में, हर जगह आपने डिटेल में देखा होगा। आज जो तारुफ मैं दूंगी वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद भी आया होगा। आप ये सोचें कि कोई आप किसी राइटर को आप देखते हैं, वो राइटर कुछ लिखता है, उस पर एक ड्रामा बनता है, उसकी जो मेन कास्ट होती है वो हिट होती है, हिट नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट होती है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ था। जी हाँ, एक ऐसे राइटर जिन्होंने कुछ लिखा तो शो की कास्ट तो हिट हुई, लेकिन राइटर शो की कास्ट से भी ज़्यादा हिट हो गया। आप उसे सोशल मीडिया स्टार कहें, यूट्यूब स्टार कहें या कुछ भी कहें। जी हाँ, बात हो रही है खलीलुर रहमान कमर साहब की, जो आज ईद मनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ईद मुबारक। इट इज़ ऑलवेज ऑनर बीइंग विद यू। कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? ईद अब तक कैसे मना कर आए हैं? हाँ, ये कोई अच्छी ईद नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आई हैड टू लूज 3 of my very dear relations. Yeah, I heard about that. तो वो उस दुख के साथ मनाई जा रही है। तो ईद की अगर बात की जाए, आपने कहा कि आपके प्यारे आपसे दूर हुए हैं, तो ये ईद इस एतबार से भी हमें पता है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्यारे इस कोविड-19 की वजह से उनसे दूर हुए हैं। और हम इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से में, चूँकि खलील साहब ने बात की है, तो हम दुआ करते हैं कि वो तमाम लोग जो अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके ख़ानदानों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन देखिए, ज़िंदगी तो अब दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ रही है और अपनी रूटीन की जानिब आ रही है। लेकिन ईद इस बार आपने मनानी है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। ना सिर्फ ईद बल्कि अब आगे वाले दिनों में भी आपको खूब सारी एहतियात करनी होगी। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। माहम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं, होस्ट हैं, एक्ट्रेस दुर्दाना रहमान की बेटी हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी। इनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दुर्दाना की बेटी हो? हाँ जी। देखिए, अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे पता था कि इस पर थोड़ा सा रिएक्शन आएगा। दुर्दाना बिलोंग्स टू आवर फैमिली। और बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद बहुत मज़े से मना रहे हैं। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ईद अब तक कैसे गुजार के आई हैं? ईद ये वाली ईद तो आपको पता है, सबको ही पता, थोड़ी सी बोरिंग होती है और इस दफ़ा लेकिन चूँकि ये कोविड की वजह से एहतियात भी बहुत ज़रूरी है और बस ठीक है, अल्लाह करे जो बाकी के दिन है वो भी अच्छे और एहतियात से गुजर जाएँ। बहुत एहतियात से गुजरे, लेकिन ये एहतियात किसी ना किसी को नहीं बल्कि सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी। ये ब्लेम गेम जो काफ़ी दिनों से हम खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से अब मैंने एक टाइटल रखा हुआ है आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज भी करती हूँ, उसको डिस्कस भी करती हूँ, लेट्स गो बैक टू द बेसिक। ऐसा लगता है कोविड-19 ने हमें बेसिक्स की तरफ बुरी तरह से धकेल दिया है। ताम झाम वो एक्स्ट्रा रिश्ते, वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती थी, वो नहीं भी है तो ज़िंदगी उसके बगैर चल रही है। होटलिंग, रेस्टोरेंट, आपका गेट टुगेदर, इन सब चीज़ों के बगैर भी ज़िंदगी चल रही है और बड़ी खूबसूरत चल रही है। तो ये सब क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये जो ट्रेजेडी हमारे साथ हुई है, क्या सिखा दिया इसने हमें? देखिए, इस ट्रेजेडी में सिर्फ सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अमवात हुई, लोग मर गए। वरना ये हुआ बड़ा ठीक हुआ ना। ये जो ज़िंदगी जिसको आप समझती हो ना तेज़ तर्रार चल रही है, यही तो ज़िंदगी का घटियापन था जो हमने अचीव कर लिया था। हमें मालूम ही नहीं था ज़िंदगी है क्या, ताल्लुक़ रिश्ते हैं क्या। तो बदनसीबी है, वो दुख होता है कि वो लोग जो चले गए वो लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन कोरोना जब जाएगा तो आपके जहनों पर एक ऐसी छाप छोड़ जाएगा जिससे अगर आप नहीं सीखते तो आप अगली सदियों के बदनसीब तरीन लोग गिने जाएंगे। खल साहब, माँ सिवाय इस चीज़ के कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे प्यारे हमसे दूर हुए हैं, इसके अलावा अगर हम डिग आउट करें इस क्वारंटीन से तो हमने बहुत कुछ सीखना है। टेक्निकलिटीज़ भी अगर देखी जाए तो ई कॉमर्स को अगर आप देख लें, आप ऑनलाइन पाकिस्तान को देख लें, आप डिजिटल पाकिस्तान को देख लें, या आप सबको छोड़ के ना ये देख लें कि आपने घर वालों के साथ कितनी खूबसूरती से वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो तो नहीं पता साढ़े नाल की हो रही है। अच्छा, आपके साथ क्या हो रहा है, जरा बता दें, हमें भी शेयर करें कि ईद पे क्या, ईद पहले ईद त्योहार पे इकट्ठे होते थे। पहले कोई घंटा भर बेगम की डांट सुनता था, अब मुसलसल सुनता हूँ।
ज्यादती, फिर ये तो मेरे ख्याल से किसके साथ ज्यादती है, घर वालों के साथ या आपके साथ? चलो अच्छा ही हुआ है कि हमारा क्या हुआ है कि थोड़ी इज्जत भी बन गई घर पे कि हाँ ये बैठ सकता है घर पे, तो वो अच्छा है। अच्छा चलिए, ये सवाल तो मेरे ख्याल से हर शो में टिपिकल सवाल है जो आपसे ही पूछा जाता है और हर गेस्ट से पूछा जाता है कि देखिए ईद काफ़ी मुख्तलिफ है, बचपन में कैसी होती थी, अब कैसी होती है, ये कुछ टिपिकल सवाल है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि कोविड-19 की वजह से इस दफ़ा ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ना कि इस वजह की टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है। बचपन में और ईद होती थी, ईद कार्ड्स गैदरिंग और होती थी, बड़े हो के अब हम एक व्हाट्सएप मैसेज वो लिखते ईद हैं होती थी, और ये क्या होता है? अब ये नाम है हमारे पास, सिर्फ ईद है, नाम की ईद है। वो हुआ करती थी वो ईद कार्ड्स, वो चूड़ियों के स्टॉल, वो फैमिलीज़ का जाना, वो चूड़ियों पर बहस, वो ईद कार्डों के चुनाव, हर आदमी के हवाले से सोचना कि इसके लिए ये कार्ड मौजूद रहेगा, वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो ईदें नहीं रही, वो बल्कि मैं कहता हूँ ईद रही नहीं है, एक फॉर्मेलिटी रह गई, एक रस्म है जो हम अदा कर देते हैं हर साल। अच्छा, अगर हम ज़िंदगी की बात करें, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से सवाल आते हैं जो कि आपके व्यूवर्स, आपके चाहने वाले, आपके फैंस भी आपसे जानना चाहते हैं और मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ। वो आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हो, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हो, कुछ रैपिड फायर्स भी है, कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल भी हैं। सवाल से आगाज़ कर लेते हैं। ख्वाहिशात तो बहुत सारी होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन अब तक की अगर आपकी ज़िंदगी की बात की जाए तो मुझे कोई एक ख्वाहिश बताएं। मैं ख्वाहिश से पहले सोचता हूँ क्या मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि ये पूरी हो जाए। अगर मैं जान लेता हूँ कि ये ख्वाहिश जो है उसके मुकाबले में मेरी सही और मेरी मेहनत बराबर नहीं है तो मैं वो ख्वाहिश नहीं करता। रोक सकते हैं ख़ुद को ख्वाहिश करने से? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही ख्वाहिशें की हैं जिनके हुसूल के लिए मैं मेहनत कर सकता था और उनको पा सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज द विनर। अच्छा खलील साहब, ये बताएं ज़िंदगी आपकी यादगार किस वजह से है? अल्लाह की देन की वजह से, जो परवरदिगार ने मुझे अता किया हुआ है। उसने मुझे बहुत बचपन में मोतबर कर दिया था, पहले मेरी नज़र में, फिर लोगों की नज़र में। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स को आपने फिल करना है और इंटरेस्टिंगली फिल करना है। ज़िंदगी डैश है, पूर्ण का डंग है। ये मैंने नज़्म सुनी थी, एक मुशायरा था ज़िंदगी में, एक ही मुशायरा मैंने अटेंड किया, मेरे कॉलेज का इंटर कॉलेज मुशायरा था, फैसलाबाद का एक लड़का था, अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा, वो सुन रहा है, तो मैं वो नज़्म, मुझे उसकी पहली लाइन आज भी याद है कि ज़िंदगी बस यही, ज़िंदगी क्या है, ऊँट का डंग है। क्या बात है, एंड आई जस्ट लव्ड दैट। अच्छा जी, चलिए ये तो खूबसूरत सी बात है जो कि मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, समझने वालों को फ़ौरन क्लिक करता है और समझ आ जाता है। आप ये बताएं कि आपकी कमज़ोरी क्या? ऐसा नहीं हो सकता कमज़ोरी ना हो खलील साहब। कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। कुछ मोमेंट्स आते हैं मेरी ज़िंदगी में, कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं बल्कि दोस्तों को कहा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बेवफाई तक तुम्हारे साथ चलूँगा। बेवफाई करने के बाद फिर मैं कभी पीछे मुड़कर देखता भी नहीं। और माफ़ी के बाद? माफ़ी दे देता हूँ, तजदीद वफ़ा के लिए राज़ी नहीं होता। तजदीद वफ़ा के लिए राज़ी नहीं होता, बहुत खूब। आप जब गुफ्तगू करते हैं तो मेरे ख्याल से सुनने वाले भी और मैं भी, हमारी कोशिश नहीं होती बल्कि हम ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी उस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो ज़रा लाइटर नोट पर चीज़ों को रखते हैं। मुझे ये बताएं कि वैसे मुझे इस बात का जवाब भी पता है और बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? डिसऑनेस्टी। अच्छा, इसके सिवा किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, और आए भी तो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता, मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए। अच्छा, और मुझे एहसास हो जाए कि ये गलत गुस्सा कर लिया तो मैं माफ़ी भी मांग लेता। अच्छा, नॉर्मली ये सवाल पूछा जाता है, आपसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, मुझसे पूछते हैं कि मोहब्बत या पैसा, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है, शोहरत या पैसा? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं? तो फिर क्या मैटर करता है आपके लिए? मेरे लिए अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ माई वर्क। या शोहरत पैसा दोनों अल्लाह की मिल्कियत, मेरी औकात ही नहीं उनके बारे में सोचो। अच्छा, आप ख़ुद को बहुत अच्छे से जानते हैं और लोग भी आपको जानते भी हैं, मज़ीद भी जानना चाहते हैं। आपने, चूँकि आप राइटर हैं, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है आपके पास, आप बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को डिस्क्राइब भी करते हैं, बयान भी करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ये खलील साहब ने नहीं लिखा, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है। क्योंकि मैं उनमें से हूँ ना, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। नॉर्मली जो दिल में बातें होती हैं, जो आपके यहाँ, जो आप चेरिश करते हैं और उनको
पा नहीं सकते, वो मिट्टी से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो मैं उनमें से हूँ, मैं जानता हूँ उनको। मैं शायद वो जो कहना चाहते हैं वो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है कि मैं वो कह लेता हूँ, तो वो लगती हैं जाके उनको कि ये तो मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको ओन भी नहीं करता। जब मैं कह देता हूँ तो वो उनकी हो जाती है। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा, इतने लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आपके पास, 3 अल्फाज अगर आपने ख़ुद को डिस्क्राइब करना हो, आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करदा 3 अल्फाज आपने हमसे शेयर करने हैं। अनचेंजेबल, वन वर्ड। एक, दूसरा मुश्किल में डाल दिया हमने आपको। नो, आई एम just thinking about the precise words to describe that. ओके, I believe the most honest person on earth. मोस्ट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत मैटर करती है, Yeah. मेरे ख्याल से हर इंसान के लिए करती है, लेकिन आपने इस चीज़ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। ज़िंदगी में आपके At least I just want people that they should be absolutely honest to their work. If people are not honest to their work, I just look down upon them. मेरे नज़दीक वो they are not worth it कि I should be talking to them at all. ओके, डिसऑनेस्टी। Yeah. One must be very honest to his or her work. Well, ये काम जब मिलता है ना हमें, तो हमें अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है. So we should be performing it to the highest level of honesty. या इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी। आपका काम हो या आपकी प्राइवेट ज़िंदगी हो, आपकी पर्सनल ज़िंदगी, ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। लेकिन देखिए खलील साहब, आप किसी इंसान को मौका देते हैं अपने करीब आने का, मोहब्बत करने का या काम करने का, या कोई भी मौका आप किसी इंसान को देते हैं, मतलब आप उसको ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी करने का मौका देते हैं। ज़िंदगी में ये अच्छा कभी किसी जुमला चीज़ था पे तुमने। रिग्रेट हुआ है आपको? हाँ हुआ है, वो बता नहीं सकता। सेंसर, साथ ही सेंसर, हम नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ, कहीं मैंने भी गलतियाँ की हैं, इंसान हूँ मैं, कहीं मुझसे हो गई होंगी कोई गलतियाँ और बेवफाइयाँ भी हुई होंगी। अच्छा अच्छा, इस चीज़ को ऑन करना काफ़ी इस चीज़ के लिए चाहिए होता है कि हमने इसको ऑन करना है कि भी गलती हुई है हमारे से, अब हमने उसको ओवरकम कैसे करना है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उसको दोहराना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ईद को देख लें या हम कोविड-19 को देख लें, तो हमें पता है कि नॉलेज है हमें कि हमने ये प्रिकॉशंस करनी है, ये SOPs हैं, लेकिन नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता। अप्लाइड नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। कि आप अप्लाई तो करके देखिए अपनी ज़िंदगी पे कि चीज़ें किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं। महम, आप मुझे बताएं कि ईद कितनी डिफरेंट है इस दफ़ा, क्या फ़ील कर रही हैं आपके? वो फील देखिए, हमेशा की तरह तो आपने फ़ील किया होगा, बचपन की ईद और होती थी, बड़ों की ईद और हो गई, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से वो बारबेक्यू पार्टीज़ नहीं होंगी, वो गेट टुगेदर नहीं होंगे, क्या चेंज फील कर रही हैं? चेंज इसमें ये है कि कोविड की वजह से आप ये देख सकते हैं कि रिश्तों में दूरी एक पैदा हुई है। मतलब आप चाह कर भी नहीं मिल पाते, और अगर आप मिलना चाहें भी तो सामने वाले जो हैं वो थोड़ा सा कतराते हैं या दूर होने के लिए करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस बार, और ज़ाहिर है ये एक अच्छा चेंज नहीं है। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे ये हालात जो हैं ये जल्द से जल्द बेहतर हों, और ये कोविड जो है ये पूरी दुनिया से जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि आप वो खलील साहब वाली बात है कि एक लेसन है सबके लिए बहुत बड़ा, और मेरा ख्याल है इसके बाद एक चेंज आना तो चाहिए लोगों में, बाकी डिपेंड करता है हर एक बशर्ते कि हम सीखे। मैंने ये कहा कि एक चीज़ कि हम अपने प्यारों से दूर हो गए हैं, बहुत सारे लोग जुदा हो गए अपने प्यारों से, इसके अलावा अगर हम इस क्वारंटीन से डिग आउट करें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो डिग आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ऑप्टिमिस्ट हो। सिर्फ नेगेटिविटी को मत देखें, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको हम चैरिश कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं बिकॉज खलील साहब हमारे शो में है, हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइव हैं और ईद मना रहे हैं, और आपकी खलील साहब के साथ है। तो अब जो मेरे पास सवाल आया खलील साहब, वो ये है, मोहब्बत, बेवफाई तो हमने डिस्क्राइब कर ली, दोस्ती खलीलुर रहमान कमर के लिए क्या है? आई वॉज इन क्लास 9th, तो कुछ देर के लिए मैंने डायरी लिखी, उसमें मैंने दोस्ती को डिफ़ाइन किया। मैं आज आपके सामने डिफ़ाइन कर देता हूँ उसको। उससे कम पर ना मैं कभी राज़ी हुआ हूँ ना राज़ी हूँगा। मैंने लिखा, मैं एक ही वक्त में खुदा और दोस्त को ढूंढने निकला। सोचा खुदा अगर पहले मिल गया तो उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढूंगा। हुआ ये कि दोस्त पहले मिल गया और खुदा को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रही। क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत, इतना कंसाइज, इतना टू द पॉइंट, और समझने वालों के लिए खूबसूरत मैसेज की दोस्ती दरअसल है क्या। लेकिन खलील साहब, डिसऑनेस्टी की बात आप बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है जो आपको ये बताता है। लुक,
मेरा तो I am not concerned about the dishonesty of the people, you know. ओके But I want them to be honest. उससे मेरा नुकसान नहीं होता, उससे उनका नुकसान होता है। मैं अक्सर अपने लोगों को मना करता हूँ कि ये मत कहा कीजिए कि वो आपको छोड़ गया है। उससे तय होना बाकी है कि उससे उसका नुकसान हुआ है या आपका नुकसान हुआ है। और जब भी किसी रिलेशन में डिसऑनेस्टी होती है और कोई किसी को छोड़ जाता है तो यकीन कीजिए नुकसान जाने वाले का होता है। नुकसान जाने वाले का होता है। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम जब आप मेरे शो में आए, वो मॉर्निंग शो था और एक सवाल मैंने आपसे किया तो आपने कहा कि आपके अल्फाज का इंतखाब बहुत अच्छा था। आपने कहा कि मैं इंसान हूँ, मैंने बेवफाई भी की होगी, मैंने गलती भी की होगी। गलती करना आपको पता है एक बशरी कमज़ोरी है, गलती हो गई। अगर आप बेवफाई को डिस्क्राइब करें, आप बेवफाई में मजबूरी का फैक्टर मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते? बिल्कुल भी नहीं। तो डिस्क्राइब कर दीजिए बेवफाई को। मजबूरी दुनिया का सबसे पहला बहाना है। बहाने। हाँ, ये मजबूरी उस वक्त नहीं होती जब मोहब्बत होती है, ये अचानक बाद में क्यों याद कराती है। और अगर आ जाए ना तो लड़िए उसके साथ। तो सिर्फ एक्सक्यूज है, ये सिर्फ एक नेम एक्सक्यूज है। हदीस भी और आयत भी है अहद निभाने की, वहाँ क्या करेंगे आप? उसमें तो मजबूरी का कोई जिक्र नहीं। अच्छा, हाँ। मजबूरी दुनिया का सबसे पहला लेम सबसे पहला है। घटिया तरीन बहाना। एम्फसाइज करके घटिया तरीन है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी गुफ्तगू अब हो चुकी है। रैपिड फायर है जो कि फौरी फौरी जवाब देना है, खलील साहब ने उनका शामिल करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुनेंगे महाम से खूबसूरत सा गाना, ताकि गाना सुनते हुए आप ब्रेक पर जाएं, ईद बनाएं और वापस आएँ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक बार फिर से आप सब देखने वालों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। बड़ी ईद है, दिल बड़ा करे और सबसे जाके खूब सारी ईद मिले और तमाम गिले शिकवे दूर करे। माहम ने बहुत खूबसूरत गाना गाया, इनको अप्रिशिएट करना तो लाजमी है। माहम, जब भी आप कोई पुराना गाना उठाते हैं और ख़ास तौर पे मैडम का अगर उठाएं तो हमने देखना होता है कि उसकी इंटेंसिटी भी रहे और हम उसको रिमिक्स भी करें। तो ये चूज़ करना, सेलेक्ट करना, इसको मतलब कैसे किया आपने? अब बिल्कुल, ये अगर आपको इस तरह किसी भी लेजेंड का गाना उठाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो गा रहा होता है, क्योंकि वाकई अगर आप मतलब उसको बहुत ज़्यादा अपने स्टाइल में ले जाएंगे तो वो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती। और जाहिर आपको उसके अंदर एक न्यू चेंज लाना भी चाहिए ताकि एक आपको अपनी भी एक पहचान सामने आए। तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको गाना माहम का? रैप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब रैपिड फायर की बारी आ चुकी है और खलील साहब आपने इमीडिएटली बगैर सोचे जो भी पहला लफ्ज आपके दिमाग में आएगा, मैंने कभी जिंदगी में जवाब नहीं क्योंकि दिया, रैपिड फायर होगा ये ना, दिमाग में आपके पहले जो लफ्ज आएगा आपने बस मुझे बताना है। अच्छा जी, आपने बताना है रीमा। दोस्त। पाकिस्तान। मेरी जान, मेरी पहचान। मीडिया इंडस्ट्री। न्यूज़, करंट अफेयर। करंट अफेयर झूठ, झूठ, बस झूठ। अच्छा जी, कोरोना। लेसन फॉर अस। मीरा। गुड फ्रेंड। बाहर का मौसम। सारे मौसम। सारे मौसम। फवाद चौधरी। गुड गाय। अच्छा जी, इमरान खान। माई लास्ट होप इन द कंट्री। अच्छा जी, खलील रहमान कमर। मेहनत करने वाला आदमी। मेहनत करने वाला। लॉलीवुड। अब नहीं। PIA। वो पिया हैं सबके सब, और रिक्शे वाले
जहाज़ चला रहे हैं। अच्छा, टिकटॉक के हवाले से क्या कहेंगे आप? समटाइम्स आई फील अगर उसमें कोई बेहूदगी ना हो तो इट्स गुड थिंग। अच्छा, चलिए अभी एज्यूम कर लें कि आपको किसी का फ़ोन आ रहा है और आप बहुत मसरूफ़ हैं, किसका फ़ोन इमीडिएटली सुन लेंगे? पहली बात। दूसरी बात, वासे चौधरी बन गई। वासे चौधरी सीख लिया हमने थोड़ा सा। हमने कहा चलिए आपसे ये सवाल, अगर ये जवाब वहाँ से जवाब से मैच करेगी तो उसका मतलब ये वाकई सच है। लेकिन अगर आपको फ़ोन आता है, या तो आपने उस फ़ोन को बिल्कुल सुन लेना है फ़ौरन, या आपने एक मैसेज कर देना है, या लास्ट ऑप्शन ये है कि आपने फ़ोन को साइलेंट पे करना और साइड पे रख देना है। आपके पास ऑप्शन है महविशात, मायरा खान और मीरा। पहला क्या था? ऑप्शन क्या है? महविशात। पहला ऑप्शन वो नाम मुझे याद है। सवाल ये कि पहला फ़ोन आपने फ़ौरन सुन लेना है। किसका फ़ोन सुनेंगे आप? मीरा का। अच्छा जी, मीरा का फ़ोन सुन लेंगे? मीरा लास्ट टाइम आपके साथ यहाँ पर आई थी। नहीं, अच्छा। वो मुझे आपने मैसेज- कंपैरिजन दिया है ना। मैसेज किसे करेंगे? महविश को अच्छा, तो फ़ोन जिसका नहीं सुनेंगे और साइड पे रख देंगे वो मायरा खान है? काट दूंगा। काट दूंगा। अब मैं इससे वजह पूछ लूँ आपसे? इजाज़त लेनी है, मैं पूछ नहीं रही, पूछने की वजह पूछ लूँ? शो में चलाओगे? मैं डेफिनेटली सुनाऊंगी। She spoke against me when incident with Marvi Sharma happened. हालांकि I used to respect her this much कि she could have simply phoned me and say कि खलील साहब ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो I would have explained to her. Normally I do not explain to people, you know, but हम इतने एहतराम और इज्जत के रिलेशनशिप में थे कि वो बकवास बनती नहीं थी करनी। ओके, चलिए जी, हम थोड़ा रैपिड फायर पे थे, चीज़ कहीं और निकल गई है। अब आप इमेजिन कर लें कि आपने अपने बेडरूम में बेड के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी फ़ोटो लगानी है, तो आपने रोज़ाना सुबह उठ के वो फ़ोटो को देखना है और आपने इमेजिन करना है, तो आप वो फ़ोटो किसकी लगाएंगे? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर आमिर लियाकत और मारवी सरमद। देखिए, अब फोटो लगानी है, देखिए। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, अच्छा जी। अब आप इमेजिन कर लें कि नॉर्दर्न एरियाज में आप गए हुए हैं, मौसम बहुत खूबसूरत है, चेयर लिफ्ट में आप सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर चेयर लिफ्ट अब फंस गई और 8 नहीं, मैं ज़रा चेंज कर लेती हूँ, वहाँ से चौधरी 9 घंटों के लिए फंस गई है वो चेयर लिफ्ट। तो मुझे बताएं किसके साथ आपने वो 9 घंटे गुजारने हैं? फिरदौस आशिकवान के साथ, या फिर आपने शीरी मज़ारी के साथ, या जरताज गुल के साथ? जरताज गुल के साथ। ओह माय गॉड, ये जवाब खूबसूरती पे बेस्ड करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? वाई नॉट दो? आप दो को प्रेफर क्यों नहीं करेंगे? मतलब फिरदौस आशिकवान या फिर शीरी मज़ारी? वो तो अपने नाल आप ही नहीं बंदी। ओह माय गॉड। अच्छा जी, चले जी, थैंक यू सो मच खलील साहब, इतनी खूबसूरत बातें, इतना मज़ा आया आपके साथ शो करके, और यकीनन देखने वालों को बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन अब जो बकिया टाइम है हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आपसे सुनना है। अब लोगों का इंतज़ार काफ़ी तवील हो गया, मेरे रैपिड फायर तो हो गए हैं, अब लोगों को मेरे पास तुम हो के पास बाद मेरे पास तुम नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि इतनी तासीर रखे, जितनी मेरे पास तुम ने रखी। लिखा ना मेरे पास तुम हो, तो अगर जिनके आसान बहाल थे और जो जानते थे, उसका मतलब यही था कि मेरे पास तुम नहीं है। इसका मतलब दर हकीकत मेरे ये पास कहना ही तुम क्यों हो। पड़ता है कि मेरे पास तुम हो? अच्छा, हाँ, जो पास होते हैं उनके बारे में कहना नहीं पड़ता कि तुम मेरे पास हो। तो खलील साहब, आपको नहीं लगता कि मेरे पास तुम हो के बाद इंतजार काफी तवील हो गया? पीपल आर नहीं, जस्ट ये वेटिंग कोरोना फॉर की वजह से नेक्स्ट वन। इंतजार तवील हो गया, वरना तो इस ईद को मेरी फिल्म लग रही होती, लंदन नहीं जाऊंगा, एक आध सीरियल भी ऑन एयर होता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड-19। अच्छा, कोविड-19 तो आ गया, अब आपका क्या ख्याल है? छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, मामलात काफ़ी मुख्तलिफ हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपके देखने का नज़रिया किसी भी XYZ के देखने के नज़रिए से बहुत मुख्तलिफ है। ये जो कोरोना वायरस आया, इस पर कुछ लिखेंगे? कोई किताब, कुछ भी? वाई यू डोंट वांट टू राइट ऑन दिस? वाई? आई डोंट वांट टू। आप नहीं लिखना चाहते? No, जिंदगी में लोगों के रवैये जो आपने देखे हैं, जो चेंज देखा मैं है हमेशा लिखता ही ऐसे। कोविड-19 की देखिए, वजह से। मेरे लिखने में होता क्या है, मेरे लिखने में 2 पोर्शंस होते हैं और वो मुंज़बित होते हैं, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए आके कोविड ने बताया, वरना मैं तो लिखता आ रहा हूँ। मैंने बहुत पहले कहा, मोहब्बतें नहीं रहेंगी अगर आप ख़त लिखना छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, आगाज़ में आपको याद है जब मैंने सेकंड पार्ट का आगाज़ किया तो मैंने कहा ईद कुर्बान है और आपको कुर्बान करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी अना की। मैंने तो अना को चूज़ किया, आपने इस ईद पर क्या मैं कुर्बान लानत किया? भेजता हूँ उस आदमी के ऊपर जो अपनी अना छोड़ देता है। अच्छा, मैं नहीं छोड़नी चाहिए। उसको आदमी नहीं समझता। देखिए, अना इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, हम उसको नेगेटिव लेते हैं। उसको वो एरोगेंस है जिसको आप अना के एम्बिट में दाखिल कर देती हैं ना।
अना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाती है। आप गरूर की बात कर रहे हैं, राइट? नो नो नो, एरोगेंस। एरोगेंस गुरूर है। उसको मत लाइए। अना को उसके हैबिट में मत लेके जाइए। अना कायम रहनी चाहिए, हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अनाएं जब होती हैं तो आप कौम बनते हैं और आप कौम बनाते हैं। बगैर अना के लोग जो हैं वो मसलहत पसंद, और मसलहत पसंदों को मैं बेगैरत कहता हूँ। आई डोंट बिलीव पीपल जिनके अंदर ईगो नहीं है। आप मसलहत और मजबूरी को एक ही जुमरे मैं में। मसलहत को मानता ही नहीं। मेरे नज़दीक मसलहत दुनिया का वो पहला गुनाह है जिसकी कोख से बाकी सारे गुनाह जन्म लेते हैं। वो वही है, वो मजबूरी भी मसलहत है। वाह, यही तो मैं कहना चाहती थी। वो मजबूरी और मसलहत आपको लगता है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा लेम एक्सक्यूज़ है जो कि आप किसी को भी ये मोहब्बत हो, प्यार हो। झूठों का, राशियों का, ये डिसऑनेस्ट लोगों का झंडा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मजबूरी और मसलहत पसंद। अच्छा, तो आप, मेरा सवाल बीच में रह गया। मैंने आपसे ये पूछना था कि इस ईद पर आपने क्या कुर्बान किया? बकरे और गाय भैंस की बात नहीं करी, मैंने अना की बात की थी। आप मुझे बताएं कि आपने क्या कुर्बान अनाएं देखो, अना अगर मुझे अना क्या है पहले समझिए तो सही। किया? समझाएं प्लीज। अना अपनी बात पर अड़ जाना नहीं है। अच्छा, अना है किसी की बात, सही बात सुनकर मान लेना और अपनी सही बात मनवा लेना, और अगर कोई नहीं मानने पर तैयार तो डोंट गिव हिम दिस रूम कि वो आपसे बहस भी करे। वक्त मत ज़ाया कीजिए उसके ऊपर। वक्त ज़ाया ना करें, मोहब्बत करने वालों के लिए वक्त ज़ाया ना करें। ना अनाए मोहब्बत करने वालों, सबसे पहले तो अनाए तो सरेंडर करते हैं। जो मोहब्बत करते हैं ना, उन दोनों की आपसी अनाएं नहीं होती, और जहाँ वो अनाएं होती हैं वहाँ मोहब्बतें नहीं होती। अच्छा, खलील साहब ये बताएगा कि रिसेंटली लेटेस्ट जो आपने कुछ लिखा है वो आप शेयर करेंगे हमसे? अभी एक सीरियल लिख रहा हूँ हुमायूं सईद के लिए, बल्कि समीना हुमायूं सईद के लिए। समीना की। तो उसका नाम अभी वो समझो वर्किंग टाइटल है। मैं उसको चेंज करूँगा नाम को, इश्क लाइलाज। इश्क लाइलाज। और आप माशाल्लाह, जब मैंने सोशल मीडिया पे कुछ स्टेटस डालना होता है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक आधा नीचे शेर लिखूँ, और वो शेर जो हो वो खलील रहमान कमर का हो। तो शेर व शायरी की अगर बात की जाए सो ऑनर्ड, तो सब सुनना चाहते हैं आपसे, आप कुछ सुना दें ईद की मुनासबत से, या वैसे मोहब्बत प्यार की आपकी तो बस वो क्लिप ही वायरल ईद होने की होते हैं। मुनासबत से मेरा अपना शेर नहीं है, लेकिन कहीं मुझे किसी ने ईद कार्ड भेजा था। इट वॉज परहैप्स 1980s समटाइम्स। तो शेर बहुत अच्छा था, मुझे आज तक नहीं भूला। किसने भेजा था? मेरे किसी दोस्त ने भेजा था, मर्द दोस्त। अच्छा। ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, आज फिर अपनी उदासी पे तरस आता है। आज फिर अपनी उदासी पर तरस आता है। अपनी कोई गज़ल सुना दें, आपकी लिखी हुई। ख्याले खाम होकर रह गया हूँ, मैं किसके जहन में सोचा हुआ हूँ। ख्याले खाम होकर रह गया हूँ, मैं किसके जहन में सोचा हुआ हूँ। मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, मैं उसके दर्द से महका हुआ हूँ। कब्र में नींद सी आने लगी है, कब्र में नींद सी आने लगी है, हजारों साल का जागा हुआ। वाह, क्या बात, खूबसूरत। ये मैंने मैट्रिक में लिखी थी। मैट्रिक में लिखी थी? तो मैट्रिक में अगर आप ये सोच रखते थे, मैट्रिक का बच्चा, अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो सोशल मीडिया तक सोच से देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, 20 दफ़ा ये समझाने की कोशिश कर चुका हूं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके यहाँ परवरदिगार की अता नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है, और आप हैरान होते हैं उनको। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम कभी कभार सुनते हैं कि 11 साल की लड़की ने ये कर दिखाया, या 12 साल के बच्चे ने ये कर दिखाया, तो उसमें उनका क्या कमाल है। मेरा वो जो गाना है, मैं फिर आपको बता देता हूँ, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। उससे पहले मेरे 2 अशार हैं। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा।
तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। वो मैंने 9th क्लास में लिखे थे। अच्छा, वो गाना लाइन- तो मैंने 7-8 साल पहले लिखा, अच्छा, लेकिन वो 2 अशार जो हैं वो मेरे 9th क्लास के हैं। वो जब राहत गाने लगा तो उसने मुझे फ़ोन किया कि खलील साहब, गाने से पहले वो हमिंग खाली अच्छी नहीं लग रही, अगर आप मुझे 2 अशार दे दें। तो मैंने कहा अच्छा मुझे हमिंग सुनाओ। तो मैं उस वक्त प्यारे अफजल लिख रहा था, तो उसने हमिंग सुनाई और मैंने कोशिश की उसके ऊपर। और मैं आमद की हालत में नहीं, औकात मेरी ये है कि अगर मैं चाहूँ तो नहीं लिख सकता, अगर मुझे परवरदिगार ना दे तो आधा पौना घंटा मैं ये कोशिश करता रहा। फिर उसको कहा मुझे दोबारा हमिंग सुनाओ, उसने फिर मुझे हमिंग सुनाई। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया अपनी पुरानी कोई शायरी के बारे में कि कौन से अशार हैं जो इसकी हमिंग के ऊपर फिट आएंगे। तो ये 2 अशार आए और अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी। और ये बात वाकई सच और है मुझे खलील याद साहब। पड़ता है कि उस वक्त जब मैंने लिखे होंगे तो मुझे अब्बा से मार पड़ी होगी इस बात पर। लेकिन आज ना सिर्फ आपके अब्बा बल्कि अगर पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बात ना की जाए- सिर्फ देखिए, वापस और सिर्फ पूरी ट्रांसमिशन में ये 2 लफ्ज़ तो मैंने सीख लिए और ये मुझे ईद के बाद भी याद रहेंगे और थ्रू आउट लाइफ भी याद रहेंगे। इंशाल्लाह। और यही सबसे अहम और खूबसूरत बात है खलील साहब की कि बड़े प्यार से आके सिखाते भी हैं और बताते भी हैं अपने ड्रामास के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू। थैंक यू सो मच खलील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको, आपके घर वालों को ईद बहुत मुबारक हो। लाहौर रंग और की आप पूरी भी ये टीम की तरफ से कीजिएगा, कोई बुरा भी माने करेक्शन कर दीजिएगा। करेक्शन करते हैं हाँ। क्या। और आज के लिए चीज़ हम कम डाइजेस्ट करते हैं, तो आप में थोड़ा सा सब्र का पैमाना ज़्यादा होना चाहिए। तनकीद हो या तनकीद बरा इस्लाह हो ये या तनकीद दुरुस्तगी नहीं हो है, देखिए डोंट या दुरुस्तगी हो। दुरुस्तगी तो भी ऐसा सही देखिए- लफ्ज नहीं है, दुरुस्ती है। हाय, मुझे लगता है दुरुस्तगी, हाँ, दुरुस्तगी उर्दू का लफ्ज नहीं है, अच्छा। दुरुस्ती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात का जो क्रक्स मैं आवाम को बताना चाह रही हूँ वो आपकी बात को दुरुस्त करना हो। आपकी तनकीद हो या तनकीद बराए इस्लाह हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपको बेहतर करने के लिए बताई जा रही है तो सुन लेना चाहिए। अगर आप सुनेंगे तो बेहतर बोल भी सकेंगे, तो सुनने का ज़र्फ आप पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन खलील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। महम, आपका बेहद शुक्रिया। आप सब देखने वालों का होप्स हो कि आपने ईद हमारे साथ बहुत इंजॉय की होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस दफ़ा ईद मनाइएगा लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।